ठीक है। सेल पोटेंशियल मतलब कि कोई भी जो तुमने सेल कंस्ट्रक्ट किया है, डैनियल सेल या कोई भी टाइप का सेल जो तुमने बनाया है, वो कितना ईएमएफ, उसके अंदर से कितनी एनर्जी निकल रही है, कितना वोल्टेज या कितना एम्पियर एनर्जी निकल रही है, उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और गिब्स एनर्जी अपने को पता है। गिब्स एनर्जी देखो, मैंने तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें 3 कंडीशन भी दी थी, एक डेल्टा जी जब 0 होगा, और एक नेगेटिव होगा, और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो तीनों में से स्पॉन्टेनियस वाला कौन सा केस होता है? गिब्स एनर्जी कब मतलब स्पॉन्टेनियस कब होगा रिएक्शन तुम्हारा? जब गिब्स एनर्जी 0 हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। हमको पता है कि जब भी गिब्स एनर्जी नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। और जो तुम सेल बना रहे थे अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये सेल को बाहर से एनर्जी हमको नहीं देनी पड़ रही थी, ठीक है। इसमें केमिकल खुद अपना रिएक्ट करते हैं और खुद वोल्टेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसा डैनियल सेल में हम लोग ने देखा था, जिंक अपने आप अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर पे जाता है, कॉपर पे डिपॉजिट होता है, और सॉल्ट ब्रिज की वजह से क्या हो जाता है, करंट घूमते रहता है, ठीक है। सोल्यूशन न्यूट्रल बना रहता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको 1.1 वोल्ट हमको देखने को मिलता है, राइट। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब ये है मेरा कि जो भी डैनियल सेल या जो भी गैल्वेनिक सेल तुम बना रहे हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी तुमको मिलती है, उनका जो रिएक्शन है होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपने आप रिएक्शन होता है। तो उसकी गिब्स एनर्जी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। ऐसे लिख सकते हो, इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है, द रिएक्शन हमेशा कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस। हेंस डेल्टा जी इज क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। हमारे सेल में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क अगर मैं छोटा सा डिफाइन करूं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू क्या, क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी और सेल पोटेंशियल को, तो वही क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। उस सेल में से जितनी एनर्जी हो रही है वो इतना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकती है। तुमको करना क्या पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू सेल पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू फैराडे, और सेल पोटेंशियल तो हमको पता है ई सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है तुमको। इलेक्ट्रिकल वर्क अगर तुमको कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू फैराडे इनटू सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मेन फॉर्मूला ये नहीं है, इसको अपने को थोड़ा सा और डिराइव करना है। अब गिब्स एनर्जी के अगर रिलेटेड मैं करके लिखता हूँ, रिलेशन में लेता हूँ इसको, इस टर्म में लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल वर्क पूरा का पूरा कौन कर रहा है, सोल्यूशन कर रहा है। और सोल्यूशन की गिब्स एनर्जी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये पूरे इलेक्ट्रिकल वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू ये। अब अगर तुमको डेल्टा जी का फॉर्मूला चाहिए तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, सिंपल सा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिलता है तुमको गिब्स एनर्जी के लिए। मैंने नॉर्मल गिब्स एनर्जी लिया है, यहाँ पे नॉर्मल सेल पोटेंशियल लिया है। ये चीजें तो फिक्स होती हैं, इनमें कोई चेंज करना नहीं है। इसी को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊं, तो गिब्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ, और ये भी किस पे आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ई सेल भी। और ई सेल का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने आता है ना, कैथोड माइनस एनोड करके जो आप निकालते हैं ऊपर, ठीक है। खाली एक फॉर्मूला है जो जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं। क्या बोल रहा है,
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। गिब्स एनर्जी तुम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, मान लो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। लेकिन डेल्टा जी जब तुम इक्विलिब्रियम के टर्म्स में निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में, तो उसका फॉर्मूला है माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुमको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल सकते हो फॉर तुम इक्विलिब्रियम। तो कुछ करना नहीं, खाली इनको कंपेयर करना है तुमको। मान लो ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो अगर मैं तुमको बोल दूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो अपने पास क्या निकलेगा? ये दोनों तो इक्वल है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। ठीक है, माइनस माइनस गया तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या मिलेगा? देखो, ये माइनस गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दैट इज ई जीरो सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन क्या हो जाएगा? एन एफ और एल एन के। ठीक है, अब इस नेचुरल लॉग को तुम इसमें कन्वर्ट करोगे तो किसमें क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा 2.303 आर टी एन एफ और क्या हो जाएगा? लॉग टू द बेस 10 और के क्या है यहाँ पे? के को लिख लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई जीरो इज फाइनली क्या? ये वैल्यू मैंने तुमको पहले भी बताई है। अगर इतनी वैल्यूज को मैं सॉल्व करता हूँ एफ को लेके, तो क्या मिलता है अपने को? 2.303 आर टी अपॉन एफ को जब तुम सॉल्व करते हो तो हम लोग ने देखा था ना 0.0592 अपॉन क्या? एन लॉग 10 के। जब टेम्परेचर क्या हो? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड मतलब एट 25 सेंटीग्रेड, तो तुमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की ये कंडीशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुमको क्वेश्चन देखते ही समझ जाएगा कि मेरे को कब ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, वो तुमको या तो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, तब ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं तो मैं नॉर्मली उससे भी निकाल सकता हूँ ना, कैथोड माइनस एनोड से भी ई जीरो की वैल्यू। सॉल्व होगा। कौन कौन सी चीजें इसमें समझ रही हैं? समझने वाली तो सारी है वैसे। हो जाएगा ना? पहले का आंसर देखो, एल चेंज हो रहा है एल प्लस 3 में। बाकी यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे एक्वस जो भी तुम लोग लिखते हो, 1 मोलार है तो 1 मोलार लिख लो नीचे, वैसे ही रहेगा। फिर अपना आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज बीच में। फिर क्या चेंज हुआ? Fe2 प्लस किस में चेंज हो रहा है? Fe का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब पहचानने वाले यहीं से पहचान गए होंगे कि ये चीज जो है वो क्या है? एनोड है, और ये चीज क्या है? कैथोड। राइट, क्लियर ना? तो एनोड कैथोड यहाँ पे उसने वैल्यू दी है। अब डायरेक्ट इसके बाद ये निकालो, एनोड कैथोड वेरीफाई हो गए। एनोड कौन है? Al, और कैथोड कौन है? Fe। ठीक है, दो क्वेश्चन जगह पे सॉल्व हो गए। थर्ड डायरेक्ट इसके पीछे मत जाओ, क्योंकि इसमें तुमको क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकालने को बोला है इसने। तो ये जब निकालोगे तो ई जीरो सेल चाहिए, और ई जीरो सेल तुम कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। क्या होता है ई जीरो सेल? कैथोड माइनस एनोड। राइट है,
लिख लो कैथोड माइनस एनोड। तो पहले यही निकाल लो, कैथोड कितना दिया हुआ है -0.44 माइनस, और एनोड भी माइनस में 1.66 वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, E0 मिल गया। N कितना है कौन बताएगा? इस रिएक्शन में N कितना है वो भी तुमको निकालना पड़ेगा। N मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। पक्का 3 नहीं होगा। इस रिएक्शन को देखो, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है बट Fe 2 ही ले रहा है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत लोग को समझ गया होगा कितना आएगा। बताऊं क्या वो? अब देखो तुम्हारी रिएक्शन में उसने क्या दिया हुआ है, Al कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन में क्या दिया था यार, 2Al प्लस 3Fe प्लस 2, ये चेंज हो रहा था किसमें, 2Al प्लस 3 प्लस 3Fe में। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि ये 2 ही ले रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Al प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। लेकिन ये जो Fe प्लस 2 है, ठीक है, ये सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, जिसकी वजह से ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, ऊपर क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 से। इसमें 2 से करूंगा तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये कितना हो गया 6। इसमें 3 से करोगे तो ये 3, ये भी कितना हो गया 6, और ये भी कितना हो गया 3। तो फाइनली देखो ये इक्वेशन मिलेगी तुमको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या मिल रहा है, 2Al प्लस 3Fe2 प्लस चेंजेस टू 2Al प्लस 3 प्लस 3Fe। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, मतलब n फैक्टर कितना मिल रहा है तुमको यहाँ पे ओवरऑल, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, तो n फैक्टर 6 हो जाएगा। तो जब तुम निकालोगे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, तो माइनस n कितना निकाला तुम लोगों ने, 6। फैराडे की वैल्यू 96500 इंटू E0 सेल क्या है तुम्हारे पास, मिला क्या था वो, -0.44 और प्लस आ गया होगा 1.66 ना। कितना मिलेगा, 1.22 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना। तो E0 सेल रख दो 1.22, इनका मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा G नॉट तुमको यहाँ से मिल जाएगा, खत्म। ठीक है, तो वही चीज है, रिएक्शन बनाओ, एनोड कैथोड डिसाइड करो, सेल रिएक्शन लिखो। ठीक है, ई सेल तुम कैसे निकालोगे, E0 तो निकल जाएगा एनोड माइनस कैथोड से, ई सेल कैसे निकालोगे तुम लोग, नास्ट इक्वेशन से निकलेगा ये। ठीक है, फिर डेल्टा G और डेल्टा G नॉट। ई सेल कैसे निकालेगा देखना, E0 निकल गया तो ई सेल के लिए मेरे पास नास्ट इक्वेशन था ना, क्या, E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n, फिर लॉग प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट तुम्हारा आया होगा पीबी का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, नीचे कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, ये तुम लोग बोल रहे हो ना 0.46, ये हो गया 0.0592 अपॉन n फैक्टर कितना है 2,
log 10 पीबी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना 0.5 मोलार और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार। बस इसको सॉल्व कर दो, ई सेल निकल जाएगा। अब जब तुमको डेल्टा जी निकालना है तो क्या करोगे, माइनस एन एफ ई, और जब डेल्टा जी नॉट बोलेगा तो क्या करोगे, माइनस एन एफ ई नॉट। सिंपल है। एन पता है, ई पता है, ई डॉट पता है तुमको, पता है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.383 वोल्ट। बाकी इसमें मल्टीप्लाई करना है बस। क्या क्या निकालना है अपने को, ई सेल, डेल्टा जी, और बताना है वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। ई सेल तो निकाल लोगे नस्ट इक्वेशन से, राइट। डेल्टा जी निकाल लोगे कैसे, माइनस एन एफ ई से, ठीक। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू स्टिल नेगेटिव आती है तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आ गई तो नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, और पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, कौन कौन सा नहीं करते हो। बाकी फाइनली तुमको बताना है के, ठीक है। तो फॉर्मूले तो दो तीन लगेंगे। कौन कौन सा, एक चाहिए, क्या होता है अपने को, डेल्टा जी नॉट जब निकालते हो तुम तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। नहीं, कंपेयर करके निकाला था ना हम लोग ने, कैसे, ई जीरो सेल इज इक्वल टू क्या आ गया था, 0.0592 अपॉन एन और लॉग के ना। इसी फॉर्मूले से निकलेगा के। जो जो चीजें नहीं पता है वो निकाल लो, बाकी सब तो सिंपल है। ई जीरो यहीं से निकाल लो तुम, कैथोड माइनस एनोड से ना। सिंपल है, जो बचकाना रिएक्शन, बचकाना क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आई होगी, यहाँ पे ई जीरो सेल की वैल्यू, पहले इनको तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। फिर जो इक्वेशन बचेगी, मान लो x इज इक्वल टू लॉग 10k बच रहा है तुम्हारे पास, तो क्या करोगे, इसका लॉग 10 हटाने के लिए दोनों साइड एंटी लॉग लगाओगे, तो इसका लॉग हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा k, और ये जो वैल्यू होगी इसका तो एंटी लॉग लग जाएगा ना, तो इसकी वजह से इतना आ रहा है आंसर। इससे तो निकलेगा नहीं, तो तुमको वही फॉर्मूले से जाना पड़ेगा जो तुमको दिया हुआ, क्या, ई जीरो सेल 0.0592 अपॉन एन लॉग 10k, ठीक है। एन कितना होगा इसमें, हाँ सर बोलो सर। दो नेगेटिव चार्ज, और दो नेगेटिव चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए रहेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे एन की जगह पे 2 रखोगे। इसका लॉग कितना आएगा, 0 पॉइंट, अगर इसका लॉग 10 बोला मैं 2.9 इंटू 10⁻⁹ का, पहले तो यही निकाल के सॉल्व करो ठीक से, कितना आ रहा है तुम लोग का, नहीं रे, ये 10⁻⁹ है,
पहले तो ये लॉग कैसे हो जाएगा, लॉग 10 2.9 और ये प्लस में आ जाएगा ना, लॉग 10⁹ तो ये 9 आगे आ जाएगा। तो कितना भी कम, तो 1 पॉइंट में तो नहीं आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2.9 का लॉग देखो और इसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे खाली 9 बचेगा। तो ये 9 प्लस और इसका लॉग कितना आ रहा है 2.9 का 0.462। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये 9.46 हो जाएगा ना। लॉग निकालना मेरे को पढ़ाई जोर शोर में चालू है। मतलब सुनो क्या होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तुम किसी भी सेल का ना एग्जैक्ट पोटेंशियल कभी बता ही नहीं सकते। मैंने तुमको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था कि किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी क्या होगी तुम नहीं बता सकते। उसके लिए मैंने तुमको एग्जांपल भी दिया था कि कोई आदमी बैठा है उसको खींच के पत्थर मारोगे तो तुम अज्यूम नहीं कर सकते वो कौन से टाइप की गाली देगा। ठीक है, कुत्ता भी बोल के निकल सकता है और हरामी रात और भारी गंदी वाली गाली देगा। तो इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम लोग खाली उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसा था तुम्हारी लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी भी हम लोग क्या कर रहे थे, बाकी एनर्जी से रिलेट करके तुम कैलकुलेट कर रहे थे। तो वैसे ही होता है सेल के साथ। मान लो तुम्हारे पास एक डैनियल सेल है, डैनियल सेल का ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो इसका कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन वगैरह तो सब हम लोग ने देख लिया, सॉल्ट ब्रिज ब्रिज ये सब लगा लिया। फाइनली मेरे को इसमें से कितना वोल्टेज मिला था 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब मैं बोलूं ये दोनों सेल मिला के 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अकेला ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है और अकेला ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब तुम बहुत दिमाग चलाओगे तो इसको 1 पॉइंट हाफ से डिवाइड कर दोगे, 1.1/2 कर दोगे, तो आधा वोल्टेज इसका हो जाएगा, आधा वोल्टेज इसका हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला कितनी पोटेंशियल बना रहा है और ये वाला कितनी पोटेंशियल बना रहा है। ये मेरे पास फाइनल आंसर होता है कि इतना ओवरऑल मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो इन्हीं चीज को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, राइट। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को अगर मैं एक वर्ड में बोलूं ना, तो जो IUPAC है इसने बोल के रखा है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं बट इनका जो वोल्टेज है वो हमेशा मैं 0 लेके चलता हूं, या फिर एकदम एग्जैक्टली नोन होगा तुमको। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर द इलेक्ट्रोड्स हुज वैल्यू इज 0 और एग्जैक्टली नोन। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसका वोल्टेज तुमको पता है, या तो एग्जैक्टली पता होगा या तो 0। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, मान लो ये तो हमारे पास एनोड था और ये तुम्हारे पास कैथोड था। मैंने तुमको क्वेश्चन दिया कि इस हाफ सेल का मेरे को पोटेंशियल बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मान लो मेरे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल मैंने कितना बोला 0 वोल्ट, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये इंसुलेटर वगैरह नहीं है। ठीक है, बट इसका वोल्टेज हमेशा क्या होगा 0 होगा। अब इस वाले हाफ सेल को मैं निकाल के कैथोड को यहाँ पे लगा दूं, इससे कनेक्ट कर दूं ऐसे। ठीक है, इससे कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे मान लो मैंने एक कोई वोल्ट मीटर लगाया है और इसमें दिखा रहा है 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज किसका है, कैथोड का, क्योंकि इसका क्या है, इसका तो मैं 0 लेके चल रहा हूँ, 0 है भी एक्चुअली में वो। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यही काम होता है, ये रिलेटिव चीजें होती हैं, इसी वजह से इनको रेफरेंस बोला गया है कि इसको रेफर मान के मैं इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मेरे को बोलता है एनोड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो एनोड को मैं इसको हटा देता यहाँ से और इस रेफरेंस को कनेक्ट कर देता इस वाले एनोड से। तो यहाँ पे जब तुम चेक करोगे तो ये तुमको बताएगा, मान लो 0.5 वोल्ट, तो ये 0.5 वोल्ट पूरा का पूरा किसका होगा, इस एनोड का होगा, इसका कुछ नहीं होगा। या तो फिर दूसरा केस,
तुमको एग्जैक्टली नोन है, मान लो मैं बोलूँ ये 0.5 वोल्ट खुद प्रोड्यूस कर रहा है और ये तुमको पता है, ठीक है। और जब तुमने इसको इससे कनेक्ट किया तो ये ओवरऑल देता है 0.10 वोल्ट, ठीक है। इसका मुझे नोन है और जो फाइनल निकला वो भी मुझे नोन है, तो कैथोड का कितना हो जाएगा, माइनस कर दूंगा मैं 0.10 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो इसका भी 0.5 वोल्ट निकल जाएगा, समझा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू या हुज पोटेंशियल या हुज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर एग्जैक्टली नोन और इट कैन बी कंसिडर्ड एज जीरो, ठीक है। दिक्कत किसी को? तो अपने बुक में दो ही टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, एक तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर दूसरा क्या उसी का नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा दिया हुआ है तुमको कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम में इनके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है मालूम है, इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बना के उसका मतलब नॉमेनक्लेचर करके बताओ। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाओ विथ, क्या बोलते हैं यार उसको, नाम लिखने को क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है लेबलिंग वेबलिंग, ठीक है। या फिर डायरेक्ट बोल देता है इनका कंस्ट्रक्शन लिखो, बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता है, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो डायग्राम पूछ सकता है तुमको, कैलोमेल इलेक्ट्रोड का ज्यादा बार पूछा गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का कम आता है, इसका ज्यादा आता है। हाँ सर, क्या बात कर रही है, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही चीजें हैं, खाली अब थ्योरेटिकली लिख के दिया गया है तुमको, तो लिख लो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है इसे। ठीक है, होता क्या है देखो, मैंने तुमको बताया ना कि अगर तुम्हारे पास जो डैनियल सेल को तुम ले रहे थे उसका एनोड हाफ और कैथोड हाफ अलग अलग थे, बट जब अगर मुझे रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है तो मैं कैथोड को भी कनेक्ट कर सकता हूँ और एनोड को भी, राइट। मतलब बोलने का क्या है जानते हो, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ना, ये एनोड हाफ सेल के जैसे भी काम कर सकता है और कैथोड हाफ सेल के भी जैसे काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं पे भी इनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इट कैन एक्ट बोथ एज एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। अब इनका वर्किंग क्या है, इनका पोटेंशियल जीरो होता क्यों है, ठीक है। इसका अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं तो देखो, नॉर्मली एक बीकर होती है, ठीक है, जिसमें एक सोल्यूशन होता है, राइट। H प्लस आयन का सोल्यूशन होता है 1 मोलार का, क्लियर है, 1 मोलार का H प्लस सोल्यूशन होता है। दूसरा, एक इसमें ना ऐसे ट्यूब लगी होती है, ऐसे, और इस ट्यूब से ये वाला जो इनलेट है यहाँ से कंटिन्यूअस हम लोग प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को अंदर डालते रहते हैं, ठीक है। होगा क्या देखो, ये जो H प्लस है, ये जब हाइड्रोजन अंदर आएगा तो ये H प्लस क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसको भी तो H2 में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो इसके वजह से ये क्या करता है मालूम है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर से आती है ना उसको आयोनाइज करता है, और जैसे ही आयोनाइज करता है तो सोल्यूशन में क्या दिखने लगेंगे तुमको, इलेक्ट्रॉन वगैरह इधर उधर घूमना चालू हो जाते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन का मेरे को यूज करना है, सिंपल सा, राइट। तो इनको यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कॉपर का या प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ, ठीक है। और नीचे के साइड पे ना ऐसे प्लैटिनम का ब्लॉक होता है, ब्लॉक इन द सेंस प्लैटिनम की प्लेट तुम बोल सकते हो, क्योंकि यही कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉन को, ये डिसाइड करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है, वो डिपेंड करता है तुम दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पे तुम रिडक्शन वाला कनेक्ट कर रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा,
और अगर यहाँ पे तुमने ऑक्सीडेशन कनेक्ट किया है तो इसका रिडक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली H+ आयन ले लेगा। ठीक है, H2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जाने लगेगा तो H2 फटाफट क्या होगा, यूटिलाइज होने लगेगा। जब ये H2 गैस आती है तो यहाँ पे ऐसे बबल्स बनते हैं H2 गैस के, ऐसे तुमको दिखेगा। ठीक है, इसी वजह से ये कैथोड के जैसे भी काम कर सकता है और एनोड के भी। और ओवरऑल इसका पोटेंशियल 0 इसलिए है क्योंकि ऊपर भी हाइड्रोजन गैस आ रही है और यहाँ पे भी H+ आयन का ही सोल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो लेना देना है वो इक्विलिब्रियम पे बना रहता है, मतलब H2 और 2H+ में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। इसी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये ओवरऑल इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे हम लोग या तो कॉपर का वायर ले सकते हैं कंडक्टिविटी के लिए, या फिर प्लैटिनम वायर लेते हैं। ठीक है, ये प्लांटाइज्ड प्लेट होती है एक, तुम बोल लो प्लैटिनम की कोटिंग की होगी या फिर प्लैटिनम का प्लेट। अमीर कॉलेज होगा तो प्लैटिनम की प्लेट ही दे देगा तुमको। इसमें 1 मोलार सोल्यूशन होता है H+ आयन का, और यहाँ से H2 गैस का इनलेट होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसका रिएक्शन लिखने को मुझे बोला जाए तो अभी रिएक्शन रहने दो। ठीक है, पहले इसको बना लो, फिर इस पर लिख लेना क्या लिखना है। समझा?